हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इम्तियाज़ अहमद की बुक हम लोग एनालिसिस कर रहे थे और एक वीडियो पहले ही पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो पहले देखें। उसके बाद मगध साम्राज्य के उत्थान से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो ये श्रेय किसको दिया जाता है? तो मगध को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मगध जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक था। अब मगध राज्य का आरंभिक राजधानी पूछता है, तो आरंभिक राजधानी कहाँ होगी इसकी? तो आरंभिक राजधानी इसकी ग्रीवर्ज आप लिखोगे। ग्रीवर्ज क्यों? क्योंकि ग्रीवर्ज उस टाइम का बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस में से एक था। ठीक है, जो राजगीर के पास आता था, और राजगीर जो थी वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आता है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो राजवंश कौन होगा? तो वृहदत्त होगा। जरासंध के पिता वृहदत्त थे। ठीक है, जिन्होंने वृहदत्त वंश की शुरुआत करी थी। अब मगध जनपद के संस्थापक किसको बोला जाएगा? तो ये भी आप ऑटोमेटिकली आंसर्स इसका बता सकते हैं, तो वो है वृहदत्त और जरासंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो कौन था? बिंबिसार। अब बिंबिसार का शासन काल जो है वो कब से कब तक रहा था? कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ठीक है, तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही हर्यक वंश के माने जाते हैं। ठीक है, बिंबिसार को जहां श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार जो था वो महात्मा बुद्ध का मित्र माना जाता था। सातवां क्वेश्चन है आपका कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ कहाँ हुआ? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार की किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो उसने कोई एक विवाह तो किया नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसने कौशल देवी से भी किया था, चेलना और खेमा तीनों से किया था। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो उनकी वाइफ थी वो किस एरिया से बिलोंग करती थी। तो कौशल देवी जो थी पहली, वो कौशल की थी। खेमा जो थी वो पंजाब की, और चेलना वजी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंगराज को जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था, तो दूसरा शासक था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता यानी कि बिंबिसार को मारा था। ठीक है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु। उसके बाद है वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो वो कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ से बिलोंग करती थी? तो ये आपको पता होगा, वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था? तो ये लिच्छवी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन जो बीपीएससी में 42वीं जो बीपीएससी हुई थी उसमें पूछा गया था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये शासक का नाम है आपको उदायीन। उदायीन जो था, अजातशत्रु के बाद उदायीन मगध का गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयभद्र भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदायीन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक था, कौन था? नाग दशक।
हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो शिशुनाग वंश का। ठीक है, और संस्थापक कौन थे इसके? शिशुनाग। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृहवर्ष यानी कि राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? तो सही आंसर है इसका शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो सही आंसर है इसका कालाशोक के काकवर्ण भी कहा जाता है। सही आंसर है कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र ही रह गई। क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साब कमीर। ठीक है, साब और कलिंग इसको बोला जाता है। नंद वंश के संस्थापक थे, कौन थे? तो महापद्मनंद। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार या क्षत्रियों का नाशक एकराट कहा गया है? तो ये कहा गया है आपको महापद्मानंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था, कौन था? धनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम हुआ था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर यानी कि ग्रीवर्ष। देखिएगा इन दोनों में से कोई भी लिख देता है, ग्रीवर्ष भी कहीं कहीं लिख देता है, कहीं कहीं राजगीर लिख करके छोड़ देता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो महापद्मानंद ने। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था? तो सही आंसर है धनानंद। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राजा को पाटलिपुत्र को बसाया था? तो सही आंसर है उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किए, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो सही आंसर है वैशाली के विजयों के। मौर्य साम्राज्य, अब स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य के स्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो ये है चाणक्य। कभी कभी इनका दूसरा नाम भी देता है विष्णुगुप्त, गुप्त, विष्णुगुप्त, जो कि दोनों ही सही हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, कब हुई थी? तो 320 ईसा पूर्व। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो ये था सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम है। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सही आंसर है यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश का ने शासक किया? तो ये था मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये है आपका इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य। तीनों ही नाम एक ही इंसान के हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत हुआ? तो ये था सही आंसर मेगास्थनीज।
चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य के शासक बना, तो वो था बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो सही आंसर है इसका बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो सही आंसर है अशोक। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है मोगलीपुत्र तीस ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? सही आंसर है 251 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? सही आंसर है अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जान माल के हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? सही आंसर है कलिंग युद्ध। अशोक का धम्म था, क्या था? नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सही आंसर है पाटलिपुत्र। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? सही आंसर है बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? सही आंसर है 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई? सही आंसर है चंपारण। बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, इनमें से किसमें नहीं है? तो याद रखिएगा चंपारण और उसके आसपास के एरिया में प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर इसमें से नहीं प्राप्त हुआ है, तो रुमन देई करके एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्राप्त नहीं हुई है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 19। अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, 31 यानी कि 31वां क्वेश्चन है आपका। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्व प्रदेश की राजधानी थी, तो ये किसकी राजधानी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के महल मुख्तब बना था, तो ये बना था लकड़ियों से। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था मुरार पटना में। 80 स्तंभों को यह शिलालेख था जिसमें मौर्यकालीन सभागार और राजमहल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता है। ये आंसर है इसका एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? सही आंसर है फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? सही आंसर है अशोक। गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण कराया था। सही आंसर है दशरथ ने। दशरथ कौन था ये जानना बहुत ही आवश्यक है। दशरथ जो था वो अशोक का पुत्र था। नागार्जुन पहाड़ियों और आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो सही आंसर है इसका दीदारगंज पटना में। बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही आंसर है लोहानीपुर। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण की सुंदरता का वर्णन मिलता है। सही आंसर है मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर है पाटलिपुत्र। किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी सेकंड और डियोनियसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? सही आंसर है बिंदुसार। किस
विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोदस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया। सही आंसर है स्टॉर्बो। यूनानी दूत डिमालिकस के आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? सही आंसर है बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया। सही आंसर है भाब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? सही आंसर है आजीविकों के। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों को 6 समितियों में संगठित की। यह कथन किसका है? यह कथन है मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है इसमें से उपयुक्त सभी, यानी कि यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र बहुत ही ज्यादा कठोर बनाया गया था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर दिया है उपयुक्त सभी, यानी कि उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। देवनामपीय का नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो सही आंसर है अशोक ने। धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? तो ये थे आपके धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण का उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन के राजूक कौन थे? तो ये थे उपयुक्त में से सभी, यानी कि न्यायिक अधिकार, कर वसूलने वाला अधिकार और सैनिक अधिकार। मौर्यकालीन विद्वानों में से किन का नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में से आपका कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्स तीनों का नाम आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य में सुंदर उदाहरण है। यह सुंदर उदाहरण बताया जाता है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यची और बराबर की गुफाएं। अशोक का धम्म नीति की जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है हमें? तो 7वें शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर स्पष्ट किया गया है? तो सही आंसर है 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? सही आंसर है आर्थिक संकट। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मौर्य टाइम में बिहार से रिलेटेड जो भी चीज हुआ, यानी कि मौर्योत्तर बिहार। अभी तक जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्योत्तर बिहार। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये है शुंग वंश। कब से कब तक रहा? 185 ईसा से 75 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश के स्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुंडग्राम विहार के 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? तो सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। पाटलिपुत्र पर यवन यानी कि डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ था? तो सही आंसर है शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेस्कियस का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ। कब हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सही आंसर है कान्य वंश। कान्य वंश के स्थापक कौन थे? तो कान्य वंश के संस्थापक थे वासुदेव, यानी कि वसुदेव। कहीं कहीं वासुदेव भी लिखा है, कहीं कहीं वसुदेव लिखा है।
कान वंश का सत्ता समाप्त की किसने की थी? तो आंध्र सातवाहनों ने। कान वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर किस समय के लिए किस वंश के राजाओं का शासन किया? तो ये सही आंसर है इसका मित्र वंश। शुंग कला का उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? सही आंसर है बोध गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? सही आंसर है आपका अश्वघोष। 13वां प्रश्न है मगध के शासन करने वाला राजवंश का सही कर्म। तो सबसे पहले कौन आया? हर्यक, फिर आया शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग और अंतिम है आपका कान वंश। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी पाटलिपुत्र। कान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर है पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। कब किया था? पहली शताब्दी के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ की कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो सही आंसर है अंग और मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो सही आंसर है इसका लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? सही आंसर है इसका पुष्यमित्र शुंग। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का प्रश्रय देने वाला शासक था। तो शासक कौन था? ये कनिष्क। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी यहाँ मौर्योत्तर बिहार समाप्त होता है और गुप्तकालीन बिहार स्टार्ट होती है। तो पहला प्रश्न है आपका चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। तो ये हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त में पाटलिपुत्र का राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। तो ये था आपका 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? हाँ, सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सही आंसर है 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में ये हासिल की थी। किस शासक ने सोम को लिच्छवी दोहिद्र कहा? सही आंसर है समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस शासन में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने का अनुमति मांगी थी? सही आंसर है समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? सही आंसर है गुप्त वंश, यानी कि गुप्त के थ्रू नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन थे? कुमारगुप्त। बौद्ध गया की महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। सही आंसर है गुप्त काल। किस वर्ष में? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? सही आंसर है 3 सालों तक। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर में से था? सही आंसर है पाटलिपुत्र। गुप्त काल में एक सुंदर कृति की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? सही आंसर है शाहाबाद। बिहार के 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? सही आंसर है सुल्तानगंज से। राजगीर में मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदा हुआ गणेश, विष्णु और नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? सही आंसर है गुप्त काल। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? सही आंसर है गुप्त काल में। तीर मुभुक्ति यानी कि आधुनिक दरभंगा के राज्यपाल था कौन था? गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन से। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों के फाहियान किसके शासन काल के दौरान आया था? सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत में सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों का मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। सही आंसर है फाहियान।
गुप्त संवत का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 320 ईसा में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन था? सही आंसर है हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? सही आंसर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? सही आंसर है हुनों का आक्रमण, प्रशासन के समहिति स्वरूप और आपका है कमजोर शासक। 20वां प्रश्न है मगध के मिहिर कुल का आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? सही आंसर है इसका नरसिंहगुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास के स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाला विद्वान थे। सही आंसर है वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। सेशन भी समाप्त होती है। हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे मगध से लेकर के और भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इसमें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।